चल चल। जब मन में मंच की छवि उभरे और कथाओं की दुनिया में खो जाने का दिल करे, तो ढूंढिएगा कि कहीं कोई अंधेरे के बीच रोशनी में समा तो नहीं रहा, अलग अलग रंगों में दुनिया को कोई डुबा तो नहीं रहा। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और ऑन द स्पॉट में आज हम हैं नाटकों के सबसे बड़े उत्सव भारत रंग महोत्सव में। जब आपकी उंगलियों की एक छोटी सी हरकत पर आपका मोबाइल दुनिया भर का गीत, संगीत और नृत्य आपके सामने परोस देता है, फिर वो कौन से लोग हैं जिन्हें नाटकों की चिंता है और जिनकी मौजूदगी से नाटकों के ऑडिटोरियम खचाखच भरे रहते हैं? और वो कौन से लोग हैं जो दर्शक दीर्घा से उठने वाली तालियों की गूंज के लिए अपनी पूरी जिंदगी खपाने को तैयार रहते हैं? नाटकों की दुनिया के कई रंग हैं और इन्हें समझने और जानने की कोशिश भी अपने आप में संवेदनाओं के एक अनजान से सफर पर निकलने जैसा होता है। जाने अनजाने हर उम्र इस सफर पर निकलता है, जिसे रंग कहते हैं, स्वांग कहते हैं। बच्चों की शरारतों को आप यूं ही नाटक, नौटंकी और ड्रामा कहकर खारिज कर देते हैं, लेकिन ये नाटक, ये नौटंकी, ये ड्रामा असल में हमारे इंसान होने की बुनियादी शर्तों में से एक हैं। असल में हम सब में थोड़ा थोड़ा नाटक मौजूद होता है, लेकिन हम नाटककार तब बनते हैं जब हमारे भीतर का अभिनेता सामाजिक और भावनात्मक संघर्षों से जुड़ने लगता है। फिर वो नाटक रचता है, फिर वो नाटक करता है। अरे पांव पड़ता हूं, तुमसे माफी मांगता हूं। कैमरा और तकनीक ने नाटकों का दायरा बहुत बड़ा कर दिया। नाटकों को सिनेमा बना दिया और अभिनेताओं को स्टार। क्या हुआ नहीं अब तक? लेकिन नाटकों में आज भी कुछ तो बात है कि सिल्वर स्क्रीन पर चमकने वाले मंच की लाल पीली रोशनियों में डूबने को बेकरार दिखते हैं। दिल्ली में एनएसडी यानी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के थिएटर फेस्टिवल में एक रंगकर्मी की हैसियत से शामिल होकर खुद को खुशनसीब बताने वालों में कई सितारे भी शामिल हैं। और मेरे साथ परेश रावल हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, किसी अलग से परिचय की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना बताना जरूरी है कि आज हम इनसे फिल्मों के बारे में कम बात करेंगे और उस बारे में ज्यादा बात करेंगे जिसके लिए परेश रावल इस बार दिल्ली में है, और वो है थिएटर। बॉलीवुड में बड़ा मुकाम है, बड़े स्टार हैं आप, बार बार ये थिएटर आपको क्यों खींचता है अपनी तरफ? मैं थिएटर से हूँ और थिएटर से मेरा लगाव रहा है। थिएटर इनफैक्ट इज माय लाइफ लाइन। और मैं समझता हूँ कि अगर किसी भी एक्टर को एक्सपेरिमेंट करना है, अपने अलग अलग किस्म के रोल करने, तो थिएटर एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है इन द लिमिटेड इकोनॉमी। क्योंकि थिएटर के ऊपर मैं वन ऑफ द बेस्ट राइटिंग कर सकता हूँ। फिल्मों में वो पॉसिबल नहीं है, पर बॉलीवुड के अंदर तो दूर दूर तक कॉमर्शियल कंपल्सन ज्यादा है। हाँ, यहाँ क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन मिलता है ज्यादा है, और ऑडियंस का प्यार कहिए, रिजेक्शन कहिए, बिल्कुल इंस्टेंट होता है। अच्छा, मजा आता है करने में। अच्छा, तो यहाँ पे जब खुद को यहाँ पे जब आप कोई परफॉर्मेंस करते हैं और ऑडियंस ताली बजाती है, और जब सिनेमा हॉल में जब फिल्में हिट होती है, तो दोनों में सबसे ज्यादा सुकून कब मिलता है, यहाँ या वहाँ? जब ऑडियंस ताली बजाती है तो आत्मा का बैंक बैलेंस बढ़ता है। फिल्म हिट होती है तो अकाउंट का बैंक बैलेंस, हाँ, अकाउंट का बैलेंस बढ़ता है। एक ऐसी दुनिया जिसमें कि हम हमारे फिंगर टच पे दुनिया भर के नृत्य, संगीत और अभिनय सारी चीज मोबाइल पे 1 मिनट में हाजिर हो जाता है। ऐसे में थिएटर की मौजूदगी को किस रूप में देखते हैं आप? लाइव एंटरटेनमेंट है। लाइव एंटरटेनमेंट आपका कभी बंद नहीं होगा। फिल्में आएगी, फिल्में चली जाएगी, टीवी आएगा, टीवी चला जाएगा। लाइव एंटरटेनमेंट हमेशा रहेगा। तो जो वर्चुअल वर्ल्ड में जो कुछ हो रहा है उससे थिएटर को कोई खतरा नहीं है? कभी खतरा नहीं हो सकता। और आप भी अब दिल्ली आ गए हैं, संसद में बैठते हैं। नहीं, मैं अगर दिल्ली नहीं रहता तो भी मैं दिल्ली आ जाता ड्रामा करने के लिए, क्योंकि है तो नाटक वालों को पसंद करते हैं। अच्छा, तो कौन सी चीज ज्यादा एक आत्मिक शांति जो है, जो मतलब एक कलाकार की जो भूख होती है, तो नाटक करके मिलता है या सिर्फ नाटक करके? भारत में नाटकों की परंपरा करीब 5000 साल पुरानी है। दुनिया में नाटकों पर पहली किताब नाट्यशास्त्र भरत मुनि ने ही लिखी थी।
रामायण और महाभारत में भी स्वांग रचाए जाने की बातें लिखी गई हैं और आज शहर शहर में खेला जाने वाला रामलीला एक तरीके से उसी का इतिहास बोध है। और कम ही लोग जानते हैं कि उत्तराखंड के कई गांवों में तो महाभारत पर भी स्वांग रचाए जाते हैं। इस देश में कथा कहने और सुनने की परंपरा बहुत पुरानी है। कथा की ये परंपरा नाच गाने से जुड़कर और रोचक हो गई। लोग उसे तमाशा और नौटंकी कहने लगे। लेकिन आधुनिक नाट्य कला ने साहित्य, संगीत और शिल्प जैसी कई कलाओं को एक मंच पर ला दिया है। नए थिएटर को तकनीक से परहेज नहीं है। हम दोनों की दिलों की धड़कनों ने एक साथ मोहब्बत का दामन थामा है। राकेश बेदी और अनुपम खेर के नए नाटक मेरा वो मतलब नहीं था में तो फ्लैशबैक वीडियो के रूप में ही चलता है। तो उसका बाप 1 रुपया भी नहीं वापस किया। नाटक की पुरानी परंपरा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में मॉडर्न एजुकेशन का रूप ले चुकी है। जहां पढ़ाई को सीधे सीधे कमाई से जोड़ा जाता हो, वहां कई बार लोग इस बात पर हैरान हो सकते हैं, पूछ सकते हैं कि शौक के लिए नाटक तो ठीक है, कोई नाटक पढ़कर क्या कर लेगा। हमारे जेहन में भी ये सवाल था कि आज के दौर में पेशेवर नाटक कर्मी होने का मतलब क्या है। जवाब अन्नपूर्णा और यतीन्द्र जैसे नौजवान हैं, जो एनएसडी से 3 साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहीं के रेपर्टरी यानी रंगमंडल के सदस्य हैं। और इस रंग महोत्सव में विद्योत्मा और कालिदास का किरदार निभा रहे हैं। बहुत दूर की वस्तु। अगले 6 साल तक इन्हें सरकारी स्टाइपेंड मिलता रहेगा। आगे के लिए सिनेमा और टीवी तो है ही। ड्रामा के स्कूली सिलेबस का हिस्सा बनने से भी टीचर के रूप में काफी मौके हैं। क्या चीज है जो लोगों को नाटकों की तरफ खींच के लाती है? कोई करियर के हिसाब से कैसे इसको देखेंगे? मुझे लगता है इसका एक अजीब सा एक आकर्षण होता है। अच्छा। जब आप इसे करते हैं तो उस आकर्षण को आप एहसास करते हैं, उसका आप एहसास करते हैं, अनुभूति आपको होती है। तो वो एहसास स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं भी जब स्कूल टाइम में कल्चरल इवेंट्स में मैं भाग लेता था, तो मेरे लिए वो फन का हिस्सा था पहले। अच्छा। पहले मेरे लिए वो मेरे एक फन था। अच्छा। तो मैं कहता ठीक है, कभी थक के अगर कुछ करना है तो मैं गाना गा लिया, प्रतिभाग कर लिया नाचने गाने में। लेकिन धीरे धीरे जब मैं उसे करता रहा तो मेरा फोकस उसकी तरफ बढ़ता रहा। अच्छा। और वो मेरे लिए फिर सिर्फ फन नहीं रहा, मेरे लिए वो एक वर्क बन गया। अच्छा। एक काम बन गया मेरे लिए। तो और मेरे पेरेंट्स, इवन मेरे फैमिली मेंबर्स मेरी उस सिंसियरिटी को देख सकते थे, उस चीज के प्रति। मैं सिंसियर होता था, तो मैं बिल्कुल अपनी पूरी कंसंट्रेशन के साथ उसमें प्रतिभाग किया करता था। तो फिर मुझे लगा कि जब इतना आकर्षण मेरा इस चीज के प्रति है, जब मुझे ये अपनी तरफ इतना खींचता है, और मैं जब ये करता हूं तो मुझे खुशी मिलती है इसको करने के बाद, तो इसी में आगे बढ़ा तो मैं क्यों नहीं इसी दिशा में मैं फिर आगे बढ़ा। और आपके साथ क्या हुआ अन्नपूर्णा? मेरा भी ऐसे ही है, मतलब लगभग अनुभव मेरा भी ऐसा ही है कि शुरुआत में तो फन था। और एक्चुअली शुरुआत तो मेरी म्यूजिक से ही हुई थी कि गाना मुझे बहुत पसंद था। अब तो ठीक है, आपने यहाँ से एनएसडी से आप लोग पढ़ाई पूरी कर ली आपने। अब रेपर्टरी में कुछ साल आप रहेंगे, और जब तक रहेंगे तब तक एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। उसके बाद फिर क्या सोचते हैं, फिर करियर क्या, कैसे? एक्चुअली ऐसा ही है कि जैसे हम जब एनएसडी आए थे तब भी हमें नहीं पता था, मतलब शुरुआत में जब हमने थिएटर ज्वाइन किया था तब भी हमें नहीं पता था क्या होगा। हमने सोचा एनएसडी जाएंगे, एनएसडी का फॉर्म भरा, नहीं पता था कि होगा या नहीं होगा। लेकिन एक जुनून था, कुछ था जो लगता था शायद हो जाएगा, और वो हुआ। उसके बाद जब हम 3 साल, हमारे 3rd ईयर में भी पूछा जाता था निकलने के बाद क्या करोगे, हमें नहीं पता था हम क्या करेंगे, हमारा रेपर्टरी में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्या करेंगे हमें नहीं पता। लेकिन कुछ है अंदर जो लगता है हमें कुछ मिल जाएगा। अब एनएसडी करने के बाद तो हालांकि थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया है कि बढ़ा है। हाँ, बढ़ा है, नो लगता है डाउट कि ठीक है, कर ही लेंगे कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, ऐसा लगता है। जो लोग रेपर्टरी का हिस्सा नहीं बन पाते वो कहाँ जाते हैं फिर? वे कुछ लोग हैं जो अपना ग्रुप खोलते हैं, खुद अपने जगह पे जाके थिएटर करते हैं। कई लोग
मुंबई की तरफ चले जाते हैं। प्रोफेसर वगैरह अपनी तरफ से थिएटर लोग जैसे अपने एरियाज में लोग थिएटर बहुत करते हैं। अच्छा, हाँ। कई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे थिएटर एज ए सब्जेक्ट है, वहाँ पे दरकार है एज ए लेक्चरर की या एज ए टीचर की जो थिएटर पढ़ा सके। हमारे बैच के कई ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं जो अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, तो वो एक ऑप्शन है। लेकिन फाइनल डिपेंड ये करता है कि आप वास्तव में आप क्या चाहते हैं। अगर आपका सिनेमैटिक मीडियम की तरफ इंटरेस्ट है तो आप कुछ भी हो जाए आप बम्बई जाएंगे ही जाएंगे। नाटकों का रिश्ता हमेशा से प्रगतिशील और लोकतांत्रिक परंपराओं से रहा है। अभिनय का मंच जहां दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ बोलता रहा, वहीं चेकोस्लोवाकिया में लोकतंत्र की नई परिभाषा गढ़ता रहा। हिंदुस्तान में भी नाटकों की एक परंपरा जनवादी चेतना से जुड़ी रही है, जो नुक्कड़ नाटकों के जरिए शोषण और सत्ता के दमन के खिलाफ अलख जगाती रही है। इप्टा के जनवादी नाटकों से लेकर फारसी थिएटर तक हिंदुस्तान में नाटक की संस्कृति के कई रंग हैं। ये सामने देख रहा हूँ जो बच्चे नाटक कर रहे हैं, इससे एक सवाल तुरंत निकल रहा है कि जो इस तरह के नाटक हैं, जो नुक्कड़ नाटक हैं, उनमें एक सामाजिक राजनीतिक सरोकार तो दिखता है, लेकिन कई बार जिस तरह के नाटक जो बड़े मंच पे होते हैं वो कई बार लगता है कि उस तरह के सरोकारों से थोड़ा दूर हो गया है। ऐसा है क्या? जो जनवादी चेतना और जो शोषितों और वंचितों के लिए लड़ने वाली जो वो बात थोड़ी कम हो गई नहीं है। नाटक तभी तक कि वो जीवित रहता है जब तक कि वो समाज के साथ जुड़ता है, और जो भी घटनाएं अभी घटित हो रही हैं या जो कुरीतियां हैं या जो सोच है, जो हमारे ह्यूमन वैल्यूज हैं, उनसे रिलेटेड होता है। जो नुक्कड़ नाटक जो आप देख रहे हैं अभी, जो नुक्कड़ नाटक हो रहा है, इसका ये होता है कि ये त्वरित जो भी घटना अभी आजकल 2-4 दिनों में घटित हुई है उसको लेकर के हम तुरंत चले जाते हैं। नुक्कड़ नाटक का कॉन्सेप्ट ही वही है कि त्वरित घटित हुई जो घटनाएं हैं उनको हम दर्शकों के सामने, लोगों के सामने लेकर के जाएं, क्योंकि इनकी एक दिन में ये नुक्कड़ जो टीम है एक दिन में कई प्रदर्शन करती है, क्योंकि इसकी दर्शकों की संख्या भी बड़ी सीमित होती है, क्योंकि माइक्रोफोन्स नहीं होते हैं, लाइट्स नहीं होती है। बाजारों में, चौराहों पे, कॉलेजेस में, विश्वविद्यालय में या जहाँ के समस्या है, नुक्कड़ नाटक कुछ मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि कभी कभी फैशन का भी वो बन जाता है कि समस्या तो वो लेबर पार्टी की है, लेबर क्लास की है, या जैसे फॉर एग्जांपल कि कोयले के खदान में जो लोग काम करते हैं उनकी। अब अगर उसको हम ले जाकर के कनॉट प्लेस में या मुंबई के मैरीन ड्राइव पे करें तो उसका कोई मतलब नहीं है। जिन लोगों की समस्या है उन लोगों के बीच में ही अगर वो किया जाए तभी वो नुक्कड़ नाटक जो है अपनी सार्थकता जो है वो पूरी कर पाता है। आप ये समझिए कि नाटक करना, जो लोग नाटक कर रहे हैं खास तौर पे, तो नाटक करना अपने आप में मकसद नहीं बल्कि नाटक का भी एक मकसद है। बिल्कुल बिल्कुल, वो नाटक किस काम का जो कहीं किसी को कोई चीज, कोई सोच, कोई सवाल ना खड़ा करे। नाटक का मतलब ही यही है कि हम अपनी बात मतलब मेरी अपनी व्यक्तिगत बात नहीं, समाज से रिलेटेड बात हम कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो नाटक में प्रमुख रूप से होता है। अगर वो नहीं है तो वो नाटक कभी कालजयी नहीं हो सकता, कभी समसामयिक नहीं हो सकता। उसका कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस अगर नहीं है नाटक में तो वो तो फिर आपके म्यूजियम की पीस हो गया। तो समसामयिकता और सामाजिक सरोकारता ये दोनों प्रमुख बातें हैं किसी भी नाटककार के लिए, किसी भी निर्देशक के लिए और किसी भी अभिनेता के लिए। मतलब उससे एक जो सामाजिक सरोकार है और सामाजिक समस्याएं हैं उससे एक जुड़ाव रखना पड़ेगा किसी। बिल्कुल, नहीं तो वो तो नाटक फिर निरुद्देश हो गया, उसका कोई मतलब नहीं है करने का जाएगा। अच्छा, आप लंबे अरसे से नाटक के साथ जुड़े हुए हैं, तो नाटक बदलते दौर के साथ नाटक कैसे बदला है, कितना बदला है उसे? जैसे नया दौर आया, नया दौर क्या, समय के साथ सारी चीजें तब्दीलियां सारी चीजों में आई हैं, चाहे तकनीकी दृष्टि से देखें हम, या हमारे जो अपने वैल्यूज थे, जो हमारी अपनी परंपराएं थी, जो हमारे वक्त की चीजें थी, समय के साथ हमारी सोच भी बदली है, समस्याएं भी बदली हैं। तो उन सारी चीजों के बदलाव का असर जो है हमारे लेखन के ऊपर, नाट्य लेखन के ऊपर, हमारे साहित्य के ऊपर, चाहे वो कविता का हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे नाटक हो, उन सारी चीजों के ऊपर उसका असर पड़ा है। और नाटक भी उससे अछूता नहीं है, तो नाटक पर भी उसका असर पड़ा है। के कई सुपरहिट फिल्मी सितारों ने एनएसडी की इन्हीं गलियारों में अभिनय का पाठ पढ़ा था। नसीरुद्दीन शाह से लेकर नवाजुद्दीन सिद्दीकी तक ने शुरू में नाटकों के जरिए ही अपनी अभिनय क्षमता को धार दी थी। तमाम कामयाब कहानियों के बावजूद हिंदी जगत का नाटक पिछड़ रहा है। देश के दूसरे राज्यों में
दूसरी भाषाओं में नाटकों को लेकर कलाकारों में चिंता और दर्शकों में उत्साह कहीं ज्यादा है। और इस समय मैं जिस टीम के साथ हूं, ये बांग्ला टीम है, कोलकाता से आई है और हियर माझे नाम का एक नाटक लेकर यहाँ हियर माझे, जिसका मतलब होता है मन के अंदर। हाँ, नाटक करने की जो पूरी प्रक्रिया है, वो संघर्षों का कैसा सिलसिला हो सकती है, वो एक नाटक के जरिए ये लोग उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। जिस बात को लेकर ये नाटक है कि वो क्या चीज होती है जो किसी को अच्छा नाटककार, अच्छा रंगकर्मी और एक नाटक को अच्छा नाटक बनाती है। हम लोग ऐसा है कि हमें कुछ करोड़ रुपया भी देना कि आप सिर्फ मतलब कि पेन लो और लिखाई पढ़ाई का क्लैरिकल कुछ जब करो, तो हम नहीं करेंगे। क्योंकि हमें लगता है कि वही हमारा जगह है, स्टेज, वही एक्टिंग करना है और मौत तक यही कर जाए बस। लेकिन शोहरत की चाह तो होती होगी। डेफिनेटली मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन ये क्या होता है, अपने अपने सोच है ना। कोई आदमी सोचता है कि हर दिन हम लोग एक बात बोलते हैं बांग्ला में कि हमें पुलाव मांसो नहीं चाहिए, हर दिन दाल भात हो जाने से हो जाए, मतलब कि सिर्फ थोड़ा रोटी भात ये सब मिल जाए तो ठीक है, हर दिन हमें मटन चिकन नहीं चाहिए। तो कहने मतलब कि थोड़ी तालियां मिल जाए दर्शकों से रोज, तो उससे भी काम हो जाएगा। कुछ लोग बोले कि हाँ बहुत बढ़िया हुआ, ये नाटक बहुत बढ़िया है, एक्टिंग बढ़िया, ये सेटिस्फेक्शन है, मन की सेटिस्फेक्शन। इसमें और मतलब कि जीने के लिए मनी, खाना सब कुछ जरूरी है, लेकिन मतलब दो चीज होता है। क्या होता है, जीने के लिए मनी और या मानी के लिए जीना। तो हम लोगों के लिए जीने के लिए मानी है, मानी के लिए जीना। लाइफ में कितना मतलब कितना जॉब कर सकते हैं एक लाइफ में? हाँ, एक ज्यादातर लोग तो एक ही नौकरी में जिंदगी निकाल देते हैं। भिखारी से लेके हाँ प्रधानमंत्री तक कर सकते हैं। अच्छा। सिनेमा और सीरियल के सपनों ने नाटक की दुनिया को थोड़ा सीमित जरूर कर दिया है, लेकिन अब भी कोई कलाकार अगर मंच पर जान लगाता है तो दर्शक खिंचे चले आते हैं। नाट्य महोत्सव में उमड़ी अलग अलग वर्ग और अलग अलग उम्र के दर्शकों की भीड़ नाटकों की इसी कामयाबी की निशानी है। वो 50 पैसे की प्लेट अब 150 रुपए की हो गई। और वो कुल्फी फलूदे वाला याद है तुमको? हाँ।